हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको BA पार्ट 3 सेकंड प्रश्न पत्र के संदर्भ में संस्कृति वाला जो अध्याय है उसके अंतर्गत संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करूँगा। हम जानते हैं कि कोई भी संस्कृति दृढ़ नहीं होती है, उसमें परिवर्तन एवं गतिशीलता पाई जाती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और आवश्यकताओं के परिवर्तन होने और सामाजिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण परिवर्तन होने पर इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए संस्कृति में भी परिवर्तन होते हैं। इसलिए संस्कृति के गठन एवं मूल्यों में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। संस्कृतियाँ गतिशील नहीं होती, वे विघटन और मृत्यु की ओर उन्मुख होती हैं। मानव शास्त्रियों ने प्रारंभ से ही सांस्कृतिक समानताओं एवं विभिन्न संस्कृतियों के विकास एवं संवर्धन को ज्ञात करने का प्रयास किया। संस्कृति के विकास को प्रकट करने के लिए मानव शास्त्रियों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए। उसमें हम यहाँ उल्लेख करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम पहला जो है वो है उद्विकासवाद यानी इवोल्यूशन। 1859 में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें प्राणियों के उद्विकास को दर्शाया, जो डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विन के उद्विकासवाद का सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी उससे अछूता नहीं है। यद्यपि हम यह तो नहीं कह सकते कि सांस्कृतिक उद्विकासवाद डार्विनवाद ही है। टोगोल्ड का मत है कि डार्विन की रचना इतनी देर से आई कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संस्कृति शास्त्रीय अध्ययन के विकास पर उसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। 1859 से लेकर 1865 के बीच जर्मन और अंग्रेज विद्वान जैसे वेट्स है, वेटियन है, वोयकाफन है, मैन है, मैकलीडन है और टाइलर है की जो कृतियाँ वो प्रकाशित हुई, जिनमें उद्विकास की चर्चा की गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग सभी विद्वानों का झुकाव उद्विकास की ओर था, क्योंकि तथ्यों के आधार पर इसका समर्थन करना सरल था। इसलिए 19वीं सदी के अंत तक का सभी मानवशास्त्रीय रचनाओं पर उद्विकास का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। प्रारंभिक उद्विकासवादियों की मान्यता क्या थी कि संस्कृति संवर्धन एक सीधी रेखा के रूप में निश्चित क्रम में हुआ। विश्व के सभी संस्कृतियाँ कुछ निश्चित स्तरों से जटिलता की ओर, समानता से असमानता की ओर, अनिश्चितताओं से निश्चितताओं की ओर हुआ। उद्विकास के इस क्रम को संस्कृति के विभिन्न भागों जैसे भाषा, धर्म, परिवार, विवाह, संपूर्ण समाज में देखा जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर समान संस्कृति तत्व एवं संकुल क्यों पाए जाते हैं? इसका उत्तर विकासवादी मानव की मानसिक एकता के आधार पर देते हैं। यदि मनुष्य को समान पर्यावरण मिले तो वे समान रूप से ही सोचेंगे। पर्यावरण की भिन्नता के कारण ही एक ही संस्था के विभिन्न स्वरूप सामने आए। अतः जब हम भिन्न भिन्न स्थानों पर समान सांस्कृतिक तत्व दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में मनुष्य ने समान रूप से क्रियाएं की, इसीलिए ही समानांतर आविष्कार हुए। उदाहरण के लिए कृषि का आविष्कार दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम एशिया तथा अमेरिका में समान रूप से हुआ। शून्य का आविष्कार हिंदू, बेबीलोनिया तथा माया संस्कृति में स्वतंत्र रूप से हुआ। कागज़ का निर्माण, छापेखाने का आविष्कार भी पूर्व एवं पश्चिम में साथ साथ हुआ। लेखन कला का विकास भी दुनिया के कई देशों में स्वतंत्र रूप से हुआ, किंतु पर्यावरण एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण ही सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों में असमानता पाई जाती है। सभी संस्कृतियों में प्रारंभ में सरल एवं समान संस्कृति तत्व पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे समाज के विकास के साथ
जटिल होते जाते हैं। इसी प्रकार से मॉर्गन ने भी अपने उस विकासीय सिद्धांत को विवाह, परिवार, नातेदारी के विकास पर लागू किया। इसी प्रकार टाइलर ने धर्म के क्षेत्र में उस विकास को लागू किया और कहा कि धर्म का उस विकास बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर हुआ, अर्थात आदिम धर्म में आत्मावाद में विश्वास किया जाता था, साथ ही पूर्वजों की पूजा भी की जाती थी। अनेक देवी देवताओं की पूजा से ही आगे चलकर एकेश्वरवाद का विकास हुआ। इसी प्रकार हेडन ने भी उस विकास को कला के क्षेत्र पर लागू कहा कि कला का उस विकास यथार्थवादी कला से संकेतवादी कला तथा रेखा चित्र की तरफ हुआ। तो इस प्रकार से प्रारंभिक जो विकासवादियों ने सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु अधिकांश स्वतंत्र उस विकास को प्रकट करने के लिए अतिवादी हो गए। तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिनकी विभिन्न विज्ञान विद्वानों ने आलोचना की। अब इस उद विकासवाद सिद्धांत के अंतर्गत क्या आलोचना हुई, उसमें पहली आलोचना ये कह के हुई कि समान संस्कृति तत्वों की जो उत्पत्ति के समान कारण रहे हों, यह आवश्यक नहीं है। मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में भी भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृतियाँ पनपी हुई। यानी बहुपत्नी विवाह का जन्म एक स्थान पर स्त्रियों की बहुलता के कारण हुआ, तो दूसरे स्थान पर ऐश्वर्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण। ये कह के आलोचना हुई। दूसरी आलोचना यह कह के हुई कि उद विकासवादी ये मानते हैं कि समाज और संस्कृतियाँ कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरी, परंतु ये बात भी सही नहीं है। आर्थिक विकास के क्रम में सभी समाज शिकारी अवस्था में पशुपालन, कृषि, औद्योगिक अवस्था से गुजरे हों, यह आवश्यक नहीं है। क्रम बीच में टूट भी सकता है और दो या दो से अधिक स्तर साथ साथ चल भी सकते हैं। तो ये कह के इन्होंने दूसरी आलोचना हुई। तीसरी आलोचना ये कह के हुई कि उद विकासवादियों की अध्ययन पद्धति भी दोषपूर्ण रही। वे सभी आर्म चेयर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कभी क्षेत्र में जाकर कार्य नहीं किया। इनके अधिकांश निष्कर्ष यात्रियों एवं मिशनरियों द्वारा ही दी गई सूचनाओं पर आधारित हैं, जिन्होंने कभी भी इन सूचनाओं की जांच करने का प्रयत्न नहीं किया। तो उद विकासवादी अपने मत को प्रतिपादित करने में इतने अतिवादी हो गए या अतिवादी हो चुके कि जहाँ कहीं भी ये सांस्कृतिक तत्वों की समानता पाते, ये उनके कर्म को दर्शाने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरी आलोचना हुई। नंबर चौथी आलोचना ये कह के हुई कि उद विकासवादियों ने प्रसार के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। संस्कृति सीखी जाती है, अतः भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग जब संपर्क में आते हैं तो वे परस्पर आदान प्रदान करते हैं। तो परिणाम स्वरूप संस्कृति का जो प्रसार है दूर दूर तक होता है। इसी संबंध में गोल्डन वीजर का कहना है कि उद विकासियों ने प्रसार की तरह आविष्कार के महत्व को भी भुला दिया। तो संस्कृतियों का जो विकास है मानव शरीर की तरह संगठित रूप में न होकर के प्रत्येक पक्ष का स्वतंत्र रूप से होता है, क्योंकि हर पक्ष की स्वतंत्र सत्ता है। उदाहरण के लिए शरीर के उद विकास में हाथ, पाँव, नाक, कान का उद विकास संगठित रूप से होता है, जबकि संस्कृति में विभिन्न जो पक्ष हैं जैसे धर्म, कला, दर्शन, प्रथा, रीति रिवाज आदि का उदाहरण संगठित रूप में न होकर के स्वतंत्र एवं पृथक रूप से होता है। तो गोल्डन विजन ने सांस्कृतिक समानता के लिए उद विकासियों की जो मानसिक एकता की बात को स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार वे 4 प्रकार की जो आलोचनाएं हैं उद विकासवादी सिद्धांतों की रचनाओं के बारे में हुआ। अब हम इसके बाद नव उद विकासवादी यानी कि जो उद विकासवाद की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए इसका एक संशोधित रूप निकला, जिसे हम नव उद विकासवाद कह सकते हैं। तो नव उद विकासवादियों में उद विकास का जो संशोधित रूप प्रस्तुत किया, इसमें लेस्ली वाइट एवं स्टीवर्ड के नाम से विशेष रूप से लिए जाते हैं, जिन्होंने नव उद विकासवादी की श्रेणी में रखा जाता है। इनका ये कहना था, अर्थात नव उद विकासवादियों का मत था कि उद विकास एक सीधी रेखा में न होकर के अनुवृत्त वक्र रेखा के रूप में होता है। इनके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप में प्रारंभ होती है, धीरे धीरे वह विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर पुनः अपने मूल रूप की ओर मुड़ जाती है, किंतु इसके नए और उच्च रूप में। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे प्रारंभ में सामूहिक संपत्ति पाई जाती थी,
धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ा और आज पुनः राज्य के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की धारणा पनपी। इस प्रकार प्रारंभ में मानव वस्त्रों के अभाव में नंगा रहता था। धीरे धीरे वह समय आया जब पूरे शरीर को वस्त्रों से ढकने लगा और आज पुनः फैशन के नाम पर कम से कम वस्त्र पहनने की जो दलील दी जाने लगी, तो ये क्या है? यह एक तरह से नव विकासवाद की जो श्रेणी की तरफ ही बताई जा रही वाली बातें हैं। यानी यौन संबंधों के क्षेत्र में भी इसी क्रम को देखा जा सकता है। प्रारंभ में यौन अनाचार की स्थिति थी और मानव को पशुओं की तरह यौन व्यवहार की छूट थी। विकास के दौरान इसकी विपरीत स्थिति आई और एक विवाह अस्तित्व में आया। आज हम पुनः विभिन्न दलीलों के आधार पर यौन स्वतंत्रता की पुष्टि कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है वो नव विकासवादी वाली स्थिति देखी जा सकती है। तो इस प्रकार के जो स्तर यानी कि प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और 3 स्तर के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। अर्थात प्रथम स्तर में क्या होता है, जैसे वस्त्रों का अभाव, यौन अनाचार, संपत्ति पर सामूहिक अधिकार वाली बातें बताई। फिर सेकंड स्थिति में सामूहिक संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार आ गया, वस्त्रों का अभाव अधिकार सारे शरीर पर वस्त्र आ गए और यौन अनाचार के स्थान पर एक विवाह की श्रेणी सेकंड स्टेज पर आई। फिर थर्ड स्टेज पर क्या स्थिति बनी, वो वापस वही जो संपत्ति पर जहाँ व्यक्तिगत अधिकार था वहाँ पर राज्यों के द्वारा वापस सामूहिक अधिकार वाली स्थिति आई और सारे वस्त्र जो धारण करके व्यक्ति चलता था, धीरे धीरे वो नग्नतावाद यानी कि एक शारीरिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में वो देखी जा रही है। इसी प्रकार एक विवाह की धारणा के बाद में वो यौन स्वच्छंदता की तर्क द्वारा ये पुष्टि करनी जा रही थी। इस प्रकार नव विकासवादी की जो धारणा है वो भी लेस्ली वाइट और स्टीवर्ट ने बताया। धन्यवाद।